जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अभीष्ट देश। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है चार्टर ऑफ 1600। चार्टर ऑफ 1600 हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अभीष्ट देश। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है चार्टर ऑफ 1600। चार्टर ऑफ 1600 हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देती है। इस विषय को आज हम समझेंगे। सबसे पहले इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी को हम समझ लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। इससे पहले जो व्यापार पर एकाधिकार था वो व्यापार पर एकाधिकार पुर्तगाल और स्पेन का था। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और यहाँ पर ये है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, और यहाँ पर ये स्पेन और ये पुर्तगाल। इसको हम थोड़ा सा अगर बड़े में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये है ब्रिटेन यूके जिसे आप कहते हैं आज के समय में, और ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। तो इंग्लैंड के पहले स्पेन और पुर्तगाल का ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार चल रहा था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीदरलैंड, जो कि ये डच यहाँ से डच थे। तो इन लोगों का व्यापार चल रहा था ईस्ट इंडीज के साथ। ईस्ट इंडीज यानी इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और पर्सिया के क्षेत्र जो भी हैं, ये ईस्ट इंडीज कंट्रीज कहलाते थे, क्योंकि ये इंग्लैंड के या यूरोप के किधर हैं, ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड होने के कारण इन्हें ईस्ट इंडीज कंट्रीज कहा जाता था। अब थोड़ा सा देखते हैं हम इसके पीछे की कहानी। 1588 में आखिर हम ये देखेंगे कि कैसे इच्छा जगी कि हम भी व्यापार करते हैं ईस्ट इंडीज के साथ। ये 1588 का समय था जब फिलिप सेकंड स्पेन का ये एक राजा है। फिलिप सेकंड ने ब्रिटेन पर अटैक कर दिया। फिलिप सेकंड जो कि एक स्पेन का राजा था, फिलिप सेकंड ने ब्रिटेन पर क्या किया, अटैक कर दिया। और इस अटैक में ब्रिटेन जो है विजयी हो गया। और युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन के मन में ये लालसा जगी कि क्यों ना हम भी ईस्ट इंडीज कंट्री के साथ खुद से व्यापार आरंभ करें। हम इनके द्वारा, इन देशों के द्वारा, ये जो दो देश थे, ये यहाँ से व्यापार करके मसाले ले आते थे और यूरोप में बेचते थे। तो इनका व्यापारिक एकाधिकार था। इस व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए सन 1599 में लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, उस समय का जो लॉर्ड मेयर था कहाँ का, लंदन का, उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, कुछ लोगों के समूह को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि चलो मिलकर के हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ व्यापार करते हैं। लेकिन कोई एक देश दूसरे देश से कैसे व्यापार कर सकता है। सपोज दैट, चूंकि इस समय अभी इंग्लैंड में राजा या रानी का शासन है। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष जाकर के दूसरे देश से व्यापार आरंभ कर देता है, इसका मतलब राजा या रानी की कोई सॉवरेंटी नहीं है। इसलिए सबसे पहले मर्चेंट्स के ग्रुप ने सबसे पहले ये अनुमति लेनी चाहिए इंग्लैंड के राजा या रानी से भी, जो उस समय रानी थी एलिजाबेथ, उनसे अनुमति ली कि देखिए भाई, हमें व्यापार करना है ईस्ट इंडीज कंट्रीज से, हमें आप अनुमति दीजिए कि हम जा करके व्यापार करें। और ये अनुमति क्वीन एलिजाबेथ बाद में दे देती हैं, हम आगे चलकर देखेंगे। तो ये जो एक ग्रुप बना था व्यापारियों का, जो ये समूह व्यापारियों का ये जो ग्रुप था, ये किस नाम से जाना गया, मर्चेंट एडवेंचर एंड एसोसिएशन या मर्चेंट एडवेंचर एंड कंपनी, जिसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि किससे, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति मांगती है। ऑन 31 दिसंबर क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड द कंपनी ए रॉयल चार्टर विच अलाउड द गवर्नर एंड कंपनी एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज देशों के साथ व्यापार करने के लिए
31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर को जारी करती हैं और ये चार्टर क्या कहलाता है? चार्टर ऑफ 1600। चार्टर ऑफ 1600। इस चार्टर के जरिए कुछ राइट्स कंपनी को दिए जाते हैं। अब देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लिंक्ड विद द मोनार्ची। ये वाली लाइन आप देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लिंक्ड विद मोनार्ची, वन ऑफ द शेयर होल्डर बीइंग क्वीन एलिजाबेथ। यानी कि इन व्यापारियों के का जो समूह है, इन व्यापारियों के समूह में क्वीन एलिजाबेथ भी एक शेयर होल्डर थी और उनका शेयर जो था अन्य की अपेक्षा ज्यादा था। अन्य की अपेक्षा उनका शेयर ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है वो भी क्या करना चाहती थी? लाभ कमाना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ। अब देखिए आगे, द गोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू स्टॉप द प्रीडोमिनेंस ऑफ डच इन इंडीज विच इज प्रेजेंट डे इंडोनेशिया। डच जो व्यापार करते थे उनका जो प्रमुख ध्यान जो था वो, उनका मुख्य ध्यान था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो है ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है और ट्रॉपिकल जोन में पड़ने के कारण यहाँ पर मसालों का उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि साल भर अच्छी वर्षा होती है और अच्छी धूप की भी प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, गरम मसालों का उत्पादन। डचों का जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था वो इंडोनेशिया से था। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडोनेशिया में तो डच पहले से ही थे, इसलिए इंग्लैंड ने सबसे पहले इंडिया की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि इंडिया की तरफ अभी डचों का या पुर्तगालियों का उतना ध्यान नहीं गया था इस तरफ, चूंकि वो मसालों का व्यापार कहाँ से कर रहे थे? इंडोनेशिया से कर रहे थे। अब आगे देखिए, हाँ, इस चार्टर में क्या क्या प्रोविजन थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द चार्टर वॉज पीरियड ऑफ 15 years and the same could be revoked by providing a notice 2 years if the trade carried out by company did not appear profitable। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो चार्टर 1600 था, ये चार्टर 1600 चार्टर, इस चार्टर में ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का ये अधिकार दिया जाता है कितने दिनों तक? 15 साल के लिए। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया था कि यदि कंपनी से प्रॉफिट नहीं होता है तो एक नोटिस के साथ, जो कि 2 वर्ष पहले दी जाएगी, उस नोटिस के साथ इस कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाएगा। समझिए ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि कंपनी अगर प्रॉफिट गेन करती है, कंपनी, तो उसे जारी रखा जाएगा, और अगर प्रॉफिट गेन नहीं करती है तो उसे एक नोटिस के साथ, जो कि 2 वर्ष पहले दिया जाएगा, इसके साथ अगर प्रॉफिट नहीं गेन करती है तो कंपनी को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा था कि इस चार्टर के माध्यम से अनऑथराइज्ड ट्रेडर वर सब्जेक्टेड टू फॉरफीचर ऑफ शिप्स एंड गुड। यानी कि ऐसे व्यापारी जो उस व्यापारिक समूह में शामिल नहीं है, वो व्यापार करने जा रहे हैं, अलग से व्यापार करने जा रहे हैं इंडिया या अन्य ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ, वो अलग से व्यापार करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उनका सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, उनकी जहाज को भी और उनके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा, जो ऐसे ट्रेडर्स जो शामिल नहीं है। दूसरी बात क्या थी इसमें? द अफेयर ऑफ द कंपनी मस्ट बी कंडक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। ये लाइन थोड़ा सा समझने वाली है कि आखिरकार इस कंपनी का जो इतनी बड़ी कंपनी बनी थी, ये व्यापार करने ईस्ट इंडिया जा रही थी, ये कैसे चलती? इसको चलाने के लिए सपोज दैट कि मान लीजिए 100 व्यापारियों का एक समूह है, अब इन 100 व्यापारियों में से सभी लोग मिलकर के एक क्या करेंगे? एक गवर्नर को चूज करेंगे और 24 डायरेक्टर को चूज करेंगे। ये 100 लोग मिलकर के एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर को चूज करेंगे, और ये लोग कहलाते थे जनरल कोर्ट।
ऑफ डायरेक्टर, ये क्या कहलाते थे, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या जनरल कोर्ट या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से ये जाने जाते थे। इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था कि कंपनी जो भी व्यापार कर रही है ईस्ट इंडीज के साथ, उसका लेन देन कितना है, उसकी व्यवस्था कैसे है, ये सारी चीजें देखना जो था इनका काम था, कि व्यवस्था को ठीक से बनाए रखना। और क्या क्या प्रोविजन थे इस चार्टर के अंदर? कंपनी को ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ इतना अधिकार दिया गया था कि वह कंपनी के लोगों पर उचित यानी रिसोर्सनेबल पनिशमेंट दे सकती है। रिसोर्सनेबल पनिशमेंट से क्या मतलब है कि पनिशमेंट भी ऐसा कि जिसमें फाइन लगाना, सामान को जब्त कर लेना या कैद में डाल देना इत्यादि। यहाँ पर कंपनी गंभीर मामले जैसे मर्डर के केस को हल नहीं कर सकती थी। जैसे सपोज दैट कि कोई कंपनी इंडिया में व्यापार कर रही है, कंपनी इंडिया के साथ व्यापार कर रही है, और ऐसे में यहाँ पर जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी के समूह के जो लोग हैं ब्रिटिश के ही, उनमें कोई लड़ाई हो जाती है और सपोज दैट कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर कंपनी के नियम जो बनाए गए थे, कंपनी जो नियम बनाई थी, क्या उसके द्वारा इस मामले को हल किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। इसके दो कारण थे। पहला तो कंपनी को यह अधिकार नहीं था, और दूसरा कंपनी के पास ऐसे जटिल केसों से निपटने के लिए नियम भी नहीं थे। अतः ये केस सीधे इंग्लैंड भेज दिए जाते थे, और इंग्लैंड में मर्डर करने के जुर्म में जो भी सजा दी जाती थी वो सजा उस व्यक्ति को दी जाती जो व्यक्ति संबंधित क्षेत्र से लगा होता था, या संबंधित क्षेत्र में जो भी अपराध करता था उस व्यक्ति को इंग्लैंड में सजा दी जाती थी। अब थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अब कंपनी के पास कुछ अधिकार भी थे। कंपनी के पास कुछ अधिकार भी थे कि वो लेजिस्लेटिव पावर उसके पास थी। कंपनी के पास एक लिमिटेड मामले में एक लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी कि एज कंपनी कुछ कानून भी बना सकती थी अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि वो ऐसा नियम बना दे कि कंपनी के लोग जो है उस नियम को फॉलो करने के लिए योग्य ना हो, या उसको फॉलो करने में कठिनाई आती हो। कंपनी उचित नियम बनाने के लिए सक्षम थी। उचित नियम यानी जो व्यवहार पूर्ण हो उसे बना सकती थी। अब ऐसा नहीं था कि ऐसा नियम बना दे कि कंपनी के लोग 24 घंटे काम करेंगे, क्योंकि ये व्यवहार पूर्ण नहीं है। यानी आप ये देख पा रहे होंगे कि आरंभ में कंपनी के लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती थी। कंपनी लोगों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करती थी, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। द कंपनी डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू एडिक्वेट डील विद केस ऑफ सीरियस क्राइम। जैसा कि हमने अभी बताया कि कंपनी कोई भी सीरियस क्राइम जैसे मर्डर को, चूंकि कोई क्षेत्र विशेष में अभी यहाँ पर मर्डर भारत में व्यापार कर रहे हैं और कंपनी के लोग दूसरे का मर्डर कर दिए, तो कंपनी के पास ऐसा कोई नियम नहीं था कि जिससे वो ये केस को सॉल्व कर सके। इसलिए केस को इंग्लैंड भेज दिया जाता था, और वहां पर मर्डर करने के लिए जो भी सजा निर्धारित होती थी वो उस व्यक्ति को दी जाती थी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। द चार्टर डिड नॉट रेफर टू द टेरिटोरियल गवर्नेंस ऑफ एनी टेरिटरी। द चार्टर डिड नॉट रेफर टेरिटोरियल गवर्नेंस ऑफ एनी टेरिटरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, तो कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भारत की क्षेत्र पर, चूंकि ये क्षेत्र उस समय किसी व्यक्ति या किसी राजा के द्वारा शासित किया जा रहा हो। हालांकि 1600 में औरंगजेब अकबर का शासन था, 1707 के आसपास जो है औरंगजेब आएंगे, तो जो है इस समय कोई राजा भारत का रहा होगा जो शासन कर रहा होगा, उसका इस क्षेत्र पर नियम चल रहे होंगे, तो कंपनी अपना नियम इस क्षेत्र पर नहीं लगा सकती थी। कंपनी अपना नियम सिर्फ अपने व्यापारिक समूह के लोगों पर लगा सकती थी। इसीलिए द चार्टर डिड नॉट रेफर टू द टेरिटोरियल गवर्नेंस ऑफ एनी टेरिटरी, दस नो टेरिटोरियल पावर वर कन्फर्ड टू द कंपनी। कंपनी के पास कोई भी क्षेत्रीय पावर नहीं था। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें थी। इसका कुल मिलाकर के कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि under this charter, the East India Company, with its official title, the Governor and Company of Merchants of London, trading into East Indies with incorporated, यानी कि ये एक
निगमित निकाय थी। ये एक क्या थी? निगमित। निगमित इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि जो सरकार की जानकारी में हो, जो कानून की जानकारी में हो, और ये जानकारी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ, जो कि पहले ही परमिशन को ग्रांटेड किया था, पहले से ही परमिशन ग्रांटेड कर चुकी थी। तो इस चार्टर का कुल मिलाकर के इतना ही था कि इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को पहला क्या था कि कंपनी व्यापार कर सकती थी ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ। दूसरा ये था कि कंपनी जहां पर व्यापार करती वहां पर अपने लोगों के लिए कुछ नियम भी बना सकती थी। तीसरा ये है कि इस कंपनी कोई भी सीरियस क्राइम हो जाता या सीरियस मैटर हो जाता तो उसके लिए सक्षम नहीं थी, वो केस सीधा डील होता था इंग्लैंड में। तो ये सारी चीजें थी इस चार्टर के तहत जो हमने अभी देखी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।